तो फिर हो सकता है गिर जाए। जहाँ फंसा दिए हैं तो ये तार खींचेगा तो गिरेगा नहीं। फिसल जाता है अपने से। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि डीएनए रेप्लिकेशन है क्या। पूरे इस चैप्टर में 3 ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। एक है हमारा रेप्लिकेशन, दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन और तीसरा है ट्रांसलेशन। ये तीनों को समझिए। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए के द्वारा नए डीएनए का निर्माण हो रहा है ना। यानी कि अगर डीएनए, आप ये भी कह सकते हो कि डीएनए अगर अपना कॉपी बना रहा है, अपने जैसा नया डीएनए बना रहा है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? रेप्लिकेशन। उसी तरीके से अगर डीएनए मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, तब हम ऐसे केसेस में इसे क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और अगर मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बना रहा है, तब हम इसे क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन, है ना। तो यही 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस चैप्टर का। रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए कैसे अपना जैसा नया डीएनए बना पाता है, डीएनए किस तरीके से मैसेंजर आरएनए बना पाता है, और मैसेंजर आरएनए प्रोटीन का निर्माण कैसे करता है। ये सारी चीज़ें हमें जानना है ना। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस रेप्लिकेशन के लिए किस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे पास एंजाइम का लिस्ट है, और ये सभी जो एंजाइम हैं, ये एंजाइम पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसके लिए? डीएनए से नए डीएनए को बनने के लिए, या डीएनए के कॉपी को तैयार होने के लिए। ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम है, हर किसी एंजाइम के फंक्शन को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला एंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या है? अनविंड डीएनए हेलिक्स, यानी कि डीएनए के हेलिक्स को अनविंड करता है। अनविंड करने का मतलब क्या है, इसको समझिए। जैसे ये डीएनए का हेलिक्स है, दिख रहा है आपको डीएनए का हेलिक्स, है ना। ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम। इसके बीच में क्या है जी? हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। कौन? हेलिकेज। और इसको तोड़ने के बाद क्या करता है? दोनों को अनविंड कर देता है, सेपरेट कर देता है। समझ में आ रहा है? हेलिकेज का काम क्लियर हुआ। ये डीएनए के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर दोनों को क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है, एक दूसरे से अलग कर देता है। ये काम हुआ इसका। चलिए, इसके बाद दूसरा है टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज का काम क्या है? इट रिलीज द टेंशन। टेंशन को रिलीज कैसे करता है, इसको समझिए। जैसे आप एक रस्सी ले लीजिए, धागा रस्सी ले लीजिए, मोटा रस्सी, जिसमें 2 पतले पतले रस्सी क्वाइल्ड हों। इस तरह का रस्सी होता है ना, जिसमें 2 रस्सी क्वाइल्ड हों। आप दोनों को खींचकर सेपरेट कर दीजिए। ऐसे कर सकते हैं। दोनों को खींचकर क्या करना है? सेपरेट कर देना है, यानी कि अलग अलग करना है। फिर आप छोड़ेंगे तो छोड़ने से क्या होगा? वो वापस उसी तरह से मुड़ जाता है। ऐसा होता है जी। जब खींचेंगे तो अलग तो हो जाएगा, लेकिन जब आप छोड़ोगे तो फिर से वैसे ही उसी पोजीशन में चला आएगा। बात समझ में आ रही है? तो वो उसी पोजीशन में क्यों चलाता है? क्योंकि उसमें जो कॉइलिंग होती है, उसमें टेंशन जनरेटेड रहता है, टेंशन उसमें बना रहता है, और वो टेंशन की वजह से वापस जो है वो कॉइल्ड हो जाता है। तो उस टेंशन को रिमूव करने का काम, रिलीज करने का, उसको हटाने का काम करता है कौन? टोपो आइसोमेरेज। दोनों के काम क्लियर हो रहे हैं? हेलिकेज डीएनए के दोनों हेलिक्स को एक दूसरे से सेपरेट करेगा, टोपो आइसोमेरेज क्या करेगा? उस टेंशन को रिलीज करेगा। ठीक है। इसके बाद है सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, या फिर इसको कह सकते हैं SSP है ना, SSP सिंगल स्टैंडर्ड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ठीक है, इसको SSP भी कहते हैं। अब इस प्रोटीन का काम क्या है? ये प्रोटीन क्या करता है ना, जब उसका टेंशन रिलीज हो गया, उसके बाद स्टेबल बनाए रखता है। स्टेबल का मतलब उसी अवस्था में उसको बनाए रखने में मदद करता है। ये काम थर्ड एंजाइम का है, या प्रोटीन जिसको हम लोग कह रहे हैं सिंगल स्टैंडर्ड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, या एंजाइम भी उसको कह सकते हैं। चौथा है
लाइगेज, है ना। लाइगेज क्या करता है, डीएनए के छोटे टुकड़े को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये सारे एंजाइम का अभी हम काम भी डिटेल से समझेंगे। एक बार फिर से याद करते हैं, हेलिकेज डीएनए के दोनों हेलिक्स को अलग करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर। टोपोआइसोमेरेज दोनों हेलिक्स के में जो टेंशन होते हैं उसको रिलीज करता है। सिंगल स्टैंडर्ड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन या एंजाइम, इसका काम क्या है, ये दोनों हेलिक्स को स्टेबल बनाता है। लाइगेज क्या करता है, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को आपस में जोड़ता है। इसके बाद अगला एंजाइम है हमारा डीएनए प्राइमेज। डीएनए प्राइमेज का काम क्या है, ये रिमूव प्राइमर्स को रिमूव करता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये प्राइमर्स क्या है जिसे रिमूव किया जा रहा है ना। तो ये प्राइमर्स जो है वो एक्चुअली आरएनए का छोटा सा टुकड़ा है जिसको रिमूव किया जा रहा है ना। तो ये कैसे आरएनए को रिमूव करता है, या प्राइमर्स चूंकि है क्या, आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो उसे कैसे रिमूव किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद है प्राइमेज। प्राइमेज का काम है प्राइमर सिंथेसिस, यानी कि प्राइमर को बनाता है। आरएनए के एक छोटे से टुकड़े का ये निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है। इसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज। इसका काम है कैटालाइटिक का काम करता है, प्रूफ रीडिंग या स्लाइडिंग क्लैंप का ये काम करता है, इसके काम को भी देखेंगे। इसके बाद है फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज का काम क्या है, ये साइटोप्लाज्म में पड़े हुए एडेनाइन, गुआनाइन, थायमिन, साइटोसाइन, ये सबको एक्टिव करने का काम करता है। यानी कि आप कह सकते हो कि इसका काम है न्यूक्लियोटाइड को एक्टिव करना, किसका, फॉस्फोराइलेज का। और न्यूक्लिएज का काम क्या है, इसका काम है प्रूफ रीडिंग करना। प्रूफ रीडिंग का मतलब जब नए डीएनए बन के तैयार हुए तो उसमें किसी जगह पर, किसी लोकेशन पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, इस मिस्टेक को जांचना है, इस मिस्टेक को पता करना है। ये काम किसका है, ये काम है न्यूक्लिएज का। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि डीएनए कैसे अपने जैसा नया डीएनए बनाता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम डीएनए के एक हेलिक्स को लेते हैं, दिख रहा है, थोड़ा सा और छोटा लेते हैं ना। यह है डीएनए का एक हेलिक्स, दिख रहा है। यहाँ क्या है, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये क्या है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और इसके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड जिससे नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा ही है। तो सबसे पहले क्या होगा जी, सबसे पहले इसके ऊपर एक्ट कौन एंजाइम करेगा, हेलिकेज। ठीक है, कौन एक्ट करेगा, हेलिकेज। और ऐसा होने से क्या होगा, इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, है ना। इसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, ऐसे होगा। और टूटने से ये दोनों हेलिक्स क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, दिख रहा है आपको। तो ये क्या हुआ, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये क्या हुआ 5 प्राइम से 3 प्राइम, हो गया डीएनए का दोनों हेलिक्स एक दूसरे से सेपरेट। देखिए इसको और थोड़े से इजी वे में समझने के लिए हम डायग्राम को थोड़ा सिंपल बनाते हैं, ठीक है, ताकि ये और इजीली समझ में आ जाए। ये हो गया ऐसे, ये हो गया ठीक है, ये दूसरा हेलिक्स हो गया। डीएनए फॉर्क भी इसको कह सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब इसको समझिए, यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम जो है इसका इस्तेमाल हो गया ना, डीएनए को अनबिंड किया। इसके ऊपर टोपोआइसोमेरेज ने भी टेंशन को रिलीज कर दिया। इसका सिंगल स्टैंडर्ड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन ने क्या किया, इसको स्टेबल बना दिया, दोनों हेलिक्स को स्टेबल। ये दोनों हेलिक्स अब क्या हो गए, स्टेबल हो गए। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्राइमेज जो है वो क्या करता है, प्राइमर का निर्माण करता है। प्राइमर है क्या, प्राइमर जो है वो
स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ आरएनए, यानी कि आरएनए का एक छोटा सा फ्रैगमेंट है, आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, ये टुकड़ा किस जगह पर आता है थोड़ा सा इसको समझना है। जैसे मान लीजिए इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि ये आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो इसका एक आखिरी हिस्सा, अंतिम हिस्सा क्या होगा 5 प्राइम और दूसरा अंतिम हिस्सा क्या होगा 3 प्राइम। आरएनए है तो ऐसा ही होगा ना। और आपको ये पता है कि आरएनए का जो अंतिम हिस्सा 3 प्राइम होता है, इसमें OH फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? OH फंक्शनल ग्रुप। और OH फंक्शनल ग्रुप अपने साथ क्या करता है? नाइट्रोजिनस बेस को जोड़ सकता है। अपने साथ क्या करता है? ये नाइट्रोजिनस बेस को जोड़ सकता है ना। सॉरी, नाइट्रोजिनस बेस क्या कहोगे? न्यूक्लियोटाइड को अपने साथ जोड़ सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को अपने साथ जोड़ सकता है। अब देखिए तो ये है, यही है प्राइमर, आरएनए का छोटा सा टुकड़ा। अब देखिए इस जगह पर क्या आ गया ऐसे एक प्राइमर आ गया। प्राइमर क्या है पता चला ना, आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा। तो इसका ये हिस्सा क्या है 5 प्राइम और ये हिस्सा क्या है 3 प्राइम, और 3 प्राइम के पास क्या है OH फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। अब देखिए एक प्राइमर वहाँ गया। अब मान लीजिए कि ये 5 प्राइम है और यहीं तक ये ओपन है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये 3 प्राइम का हिस्सा होगा। तो 3 प्राइम के हिस्से होने की वजह से इस जगह पर भी एक प्राइमर जुड़ सकता है, क्योंकि ये क्या है 5 प्राइम और ये इसका हिस्सा क्या है 3 प्राइम। तो 3 प्राइम होने की वजह से यहाँ पर भी OH फंक्शनल ग्रुप है, दिख रहा है। तो 2 प्राइमर आ गया, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले सेक्शन में कहाँ पे जुड़ा 3 प्राइम के पास, क्योंकि इसका एंटी पैरेलल होना चाहिए ना। तो यहाँ 5 प्राइम से 3 प्राइम आ गया और 3 प्राइम के पास OH फंक्शनल ग्रुप है जिसके सहारे न्यूक्लियोटाइड और जुड़ सकता है। इसमें देखिए क्या हुआ, 5 प्राइम से 3 प्राइम OH फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम यहाँ क्या है OH फंक्शनल ग्रुप है। अब OH फंक्शनल ग्रुप के साथ भी और न्यूक्लियोटाइड आगे जुड़ सकता है ना। अब देखिए इसको समझिए, अब क्या होता है। यहाँ पर हमने एक एंजाइम देखा फॉस्फोराइलेज। क्या है? फॉस्फोराइलेज। ये सेल है तो सेल के सेंट्रल रीजन में न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में एडेनाइन, गुआनाइन, थायमिन, साइटोसाइन, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, है ना। लेकिन किस रूप में पड़ी हुई हैं ये सारी चीज़ें जी? ये सब इनएक्टिव फॉर्म में है, एक्टिवेट नहीं है। और इनएक्टिव फॉर्म में किस रूप में रहता है? जैसे AMP, GMP, TMP, CMP इस फॉर्म में रहता है। तो इसको एक्टिवेट होना ज़रूरी है। इसको एक्टिवेट कौन करेगा? तो इसको एक्टिवेट करेगा फॉस्फोराइलेज। कौन करेगा? फॉस्फोराइलेज। क्लियर? इसको एक्टिवेट करने का काम करेगा फॉस्फोराइलेज और ऐसा होने से एक्टिवेट हो जाएगा ATP, GTP, TTP, CTP। सही में आ रहा है? तो ये एक्टिवेट हो गए सारे न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जब ये एक्टिवेट हो गए तो एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं एक्चुअली DNA के, ये इसके साथ जुड़ते जाएंगे। तो मान लो एक न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जुड़ गया, ये दूसरा जुड़ गया, ये तीसरा जुड़ गया, ये चौथा जुड़ गया, ये पांचवा जुड़ गया, ये छठा जुड़ गया। जुड़ गया। अब देखिए ये जोड़ने का काम कौन करेगा? तो इसके जोड़ने का काम कर सकता है लाइगेज, चूंकि लाइगेज छोटे छोटे टुकड़े को आपस में क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। तो यहाँ पर भी उसने जोड़ दिया टुकड़े को, है ना। इसके बाद देखिए इसके साथ भी टुकड़े जुड़ सकते हैं। ये एक जुड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये DNA का एक हेलिक्स और दूसरा ये नया हेलिक्स बन के तैयार हुआ। तो ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, बिल्कुल सही तो बन रहा है। ये भी 3 प्राइम से 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, अभी इसका बहुत सारा पार्ट्स जो है वो बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि DNA प्राइमेज का एक हिस्सा है स्लाइडिंग क्लैंप का काम करता है। स्लाइडिंग क्लैंप क्या करेगा? इसको और आगे ओपन करने का काम करेगा। और ऐसा होने से क्या होगा जी? ऐसा होने से ये DNA के दोनों हेलिक्स पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। हो गए ना ऐसे? अब देखिए जब ये सेपरेट हो गए तो याद करो यहाँ क्या था,
3 प्राइम, यहाँ क्या था 5 प्राइम, यहाँ क्या था 5 प्राइम, यहाँ क्या था 3 प्राइम, है ना। तो इस जगह पे प्राइमर्स आया था। प्राइमर्स क्या है, आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है। 3 प्राइम में OH फंक्शनल ग्रुप है जिसके सहारे ये नए न्यूक्लियोटाइड को अपने साथ क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्लियर है। इस तरह से ये जोड़ते चला जाता है नए न्यूक्लियोटाइड को अपने साथ, और लास्ट तक ये जोड़ते चला जाता है कंटिन्यू। ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, एक प्राइमर इस जगह पर आया था, और ये प्राइमर भी कैसा था जी, सेम डायरेक्शन वाला था। जैसे इधर 5 प्राइम है तो इसके पास क्या था 3 प्राइम था, ऐसा होने से इसके पास जो है फंक्शनल ग्रुप था यहाँ 5 प्राइम था, ऐसा ही था ना। जब यहाँ और ये इसके साथ न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, आगे जोड़ते जोड़ते यहाँ पर ये लास्ट कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब देखिए इसके बाद जब ये और आगे ओपन होता है, अनविंड होता है, तो इसके पास ये एक दूसरा प्राइमर आता है, और इसके पास भी 3 प्राइम होता है। ये भी नए न्यूक्लियोटाइड को अपने साथ जोड़ता है, यहाँ भी जोड़ता है, यहाँ भी जोड़ता है, इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्राइमर आता है, इसके पास भी 3 प्राइम 5 प्राइम विंड होते हैं। ये भी एक नए न्यूक्लियोटाइड को, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण हो चुका है, जहाँ पे अलग अलग एंजाइम अलग अलग रोल पार्टिसिपेंट्स किए हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अभी भी समस्या है। वो समस्या क्या है, जैसे ये जो आप टुकड़ा देख रहे हो, ये जो फ्रैगमेंट देख रहे हो, ये फ्रैगमेंट एक्चुअली है किसका, इसको कह रहे हैं प्राइमर। और ये प्राइमर है किसका टुकड़ा, ये आरएनए का टुकड़ा है। यहाँ भी एक प्राइमर है, यहाँ भी एक प्राइमर है, यहाँ भी एक प्राइमर है। ठीक है। तो ये जो नया ये जो टुकड़ा इधर बन के तैयार हुआ, ये कंटिन्यू है। ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कंटिन्यूअस फ्रैगमेंट, या लीडिंग फ्रैगमेंट्स इसको कह सकते हैं, कंटिन्यूअस फ्रैगमेंट, या इसको कह सकते हैं लीडिंग फ्रैगमेंट्स। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ एक जगह पर प्राइमर है, बाकी सब जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड हैं, और न्यूक्लियोटाइड किसके हैं, डीएनए के। और वो भी किस टाइप से होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर एडेनाइन है तो यहाँ पर थाइमिन होगा, यहाँ साइटोसाइन है तो गुआनाइन होगा, गुआनाइन है तो साइटोसाइन होगा, साइटोसाइन है तो गुआनाइन है, एडेनाइन है तो थाइमिन है, थाइमिन है तो एडेनाइन। मतलब एकदम जैसा डीएनए पहले से था, जैसे यहाँ पे ए होगा, अगर इसका दूसरा हेलिक्स है तो यहाँ क्या होगा, टी होगा। ऐसा ही होगा ना, जब दोनों सेपरेट हो गया तो यहाँ पे भी इसके साथ टी वाला न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, तो जैसा डीएनए पहले से था वैसा ये भी बन गया। अब यहाँ टी है तो यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड आया वो ए आया, यानी कि दोनों डीएनए जो बन के तैयार हुए हैं वो बिल्कुल पहले वाले डीएनए के जैसे हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या अभी भी है, क्या है, प्राइमर्स बचा हुआ है। तो प्राइमर्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम है, और उस एंजाइम को क्या कहते हैं, डीएनए प्राइमेज। डीएनए प्राइमेज क्या करता है, प्राइमर्स को रिमूव कर देता है। ठीक है। तो यहाँ से भी प्राइमर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी प्राइमर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी प्राइमर रिमूव हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये जो फ्रैगमेंट है, इसमें कंटिन्यू जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है वो डीएनए का है, प्राइमर, एक प्राइमर, सिंगल प्राइमर को छोड़कर, इसलिए इसको कंटिन्यूअस फ्रैगमेंट या लीडिंग फ्रैगमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है जी, यहाँ पर थोड़ा सा जब इधर जुड़ गया, एक प्राइमर आया, फिर दूसरे प्राइमर की ज़रूरत पड़ी, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, इस तरह से बहुत सारे प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ी। तो इसको कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, क्योंकि इसमें बीच बीच में कई जगह पर जो है वो प्राइमर जुड़ा हुआ है। ठीक है। फाइनली इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फाइनली 2 हेलिक्स बन के तैयार हो जाते हैं इस तरीके से, है ना। ये पहले वाला हेलिक्स है जो सेपरेट हुआ था, और इसके साथ न्यूक्लियोटाइड, जब प्राइमर हट जाता है तो इसके बाद ये जो है नया हेलिक्स बन के तैयार हुआ, और इसके साथ भी ये नया हेलिक्स बन के तैयार हुआ। क्लियर है। तो ये जो हेलिक्स है ये नया है, ये पहले वाला है, ये नया है, ये पहले वाला है। यानी कि जो 2 डीएनए बने, हर एक डीएनए में 50% जो पार्ट है वो पहले का है, और 50% जो पार्ट है वो नया है। लेकिन दोनों डीएनए जो हैं वो पहले वाले डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी है।
तो इस तरीके से आपने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, यानी कि कोई डीएनए अपने जैसे नए डीएनए का फॉर्मेशन किस तरीके से करता है, ये चीज़ें आपने देख लिया। और ये अलग अलग जो एंजाइम है उसका रोल क्या है। जैसे डीएनए प्राइमेज का ये भी स्लाइडिंग क्लैम्प का काम था कैटालाइटिक, इसका एक और काम था प्रूफ रीडिंग, और एक और है न्यूक्लियस, इसका काम है प्रूफ रीडिंग। अब देखिए प्रूफ रीडिंग क्या है। जैसे जब प्राइमर्स हट गए, रिमूव हो गए, तो उसके बाद सिर्फ न्यूक्लियोटाइड किसका है, डीएनए का। लेकिन कुछ ऐसे लोकेशन हो सकते हैं जहां पर गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया हो, ठीक है। तो ये प्रूफ रीडिंग करने के लिए जो न्यूक्लियेज है या डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये क्या करता है, प्रूफ रीडिंग करते समय वो मिसिंग या फिर वो जो गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है उसको रिमूव कर देता है, हटा देता है, और उसकी जगह पर सही न्यूक्लियोटाइड आकर वापस जुड़ जाता है। ये काम है प्रूफ रीडिंग का। तो इस तरह से आपने कंप्लीट देख लिया कि कोई डीएनए अपने जैसा नया डीएनए कैसे बना सकता है। इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनते हैं, जो नए डीएनए बनते हैं, वो सेमी कंजर्वेटिव होते हैं। सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब इसका जो 50% पार्ट होता है वो पहले वाले डीएनए का होता है, और रेस्ट 50% पार्ट जो होता है वो नए डीएनए का होता है। जैसे इसको हम देख भी सकते हैं, मान लीजिए ये अगर कोई नया डीएनए बनाता है, ठीक है, तो ये नया डीएनए बनाता है तो एक हेलिक्स पहले इस टाइप का है, हम अलग अलग कलर से दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए। दूसरा पार्ट ये, यही दोनों हेलिक्स सेपरेट होगा ना, और इसके साथ नया पार्ट आएगा। तो नया पार्ट मान लीजिए ये आया इस तरीके का न्यूक्लियोटाइड, और इसके साथ ये नया पार्ट आया ऐसे, ठीक है। तो इस दोनों डीएनए में भी जो 50% पार्ट है वो पुराना वाला है, 50% नया वाला है, 50% पुराना वाला है, 50% नया वाला है। इसीलिए इसको कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है हमेशा सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि हर एक बार जब नया डीएनए बन के तैयार होता है तो उसमें 50% हिस्सा पुराने डीएनए का होता है, और रेस्ट 50% हिस्सा जो होता है वो नए डीएनए का होता है।